कांग्रेस में जो वर्ग सत्ता थी वो वर्ग सत्ता कांग्रेस को नियंत्रित करने वाली वर्ग सत्ता ये पिछड़ों को के सशक्तिकरण के विरोध में थी। भले ही ये हो कि राजीव गांधी एक सामाजिक तौर पर एक उनकी जो परिवार का इतिहास था उसकी वजह से वो निरपेक्ष रहे हों, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ गहरी नहीं हुई थी। उन्हें तो अनायास ही अपनी माँ की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री का पद मिल गया था और उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने प्रशासनिक तो परिणाम बहुत अच्छे दिए, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको जो भारतीय समाज का सूक्ष्म अध्ययन है उसके लिए एक और समय की आवश्यकता थी और वो जब तक परिपक्व हो पाए तब तक वो सत्ता से हट गए। इस मामले में उनकी जो पत्नी है सोनिया गांधी, वो सौभाग्यशाली निकली। सोनिया गांधी ने को एक होमवर्क राजनीति में प्रवेश करने के पहले होमवर्क करने का मौका मिला। इसी आधार पर उन्होंने पहचान लिया कि भारतीय समाज में अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल करना है तो सबसे पहले इसमें जो है सामाजिक इसका पुनर्संयोजन होना बहुत जरूरी है, इसमें सामाजिक लोकतंत्र को लाना बहुत जरूरी है। तो इसके प्रयास के बतौर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही हर स्तर के छोटी से छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पर एक आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया कि 52% पदों पर, चाहे वो ब्लॉक स्तर की कमेटी हो, चाहे वो जिला स्तर की कमेटी हो, चाहे तहसील स्तर की कमेटी हो, चाहे प्रदेश स्तर की कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की कमेटी हो, उसमें जो है वो 52% पद जो वो उनके लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रहेंगे। 52% से कम इनका अनुपात नहीं हुआ तो उससे उसका एक सामाजिक चरित्र के बदलाव होने की शुरुआत हुई। इसके बाद में राहुल गांधी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी जमीनी काम अभी भी उनकी कमजोरी है कि वो संगठन को खड़ा करने में उनकी उतनी अच्छी वो नहीं दिखाई देती, क्षमता उनकी नहीं दिखाई देती। तो शुरुआत में तो उनकी ये थी कि कोई वैचारिक पहचान भी नहीं थी, तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने पहले घोषणा की कि मायावती जैसे दलित नेताओं ने कभी भी, या बसपा ने, वो भले ही दलितों की पार्टी कही जाती हो, लेकिन कभी दलित नेतृत्व तो निचले स्तर तक तैयार नहीं कर पाया, कांग्रेस तैयार करेगी। और उन्होंने जो ये छापा, ये कहा कि पार्टी में एक वास्तविक लोकतंत्र के ये पार्टी को अभ्यस्त कराने के लिए, प्रतिबद्ध कराने के लिए हम हर स्तर पर सजीव एक वास्तविक चुनाव कराएंगे। इसको भी जो कांग्रेस पार्टी के जो मगरमच्छ थे, जो कांग्रेस पार्टी में जो हावी शक्तियाँ थी, इन्होंने उनके प्रयोगों को कामयाब नहीं होने दिया और ये अच्छा ही रहा राहुल गांधी को इन प्रयोगों के दौर में अपनी पार्टी के अंदर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक धक्के खाना पड़ा। और संघर्ष से ही व्यक्ति मजता है, संघर्ष से ही उसके अंदर एक जो दृढ़ प्रतिबद्धता पैदा हो पाती है। तो एक संघर्ष से वो जिन नतीजों पे पहुंचे, तो अब उनका एक यथार्थवादी है और उनको राजनीतिक सफलता और विफलता को दरकिनार करके उन्होंने ये माना कि सामाजिक न्याय जो है वो सच्चाई का तकाजा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। तो अब की बार जब वो इसको लेके चले लोकसभा चुनाव के पहले, ये इन तमाम सारे मुद्दों को लेके जातिगत जनगणना के, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, तो अब की बार उन्होंने उसको वो जो उनके इस बार के जो उनका वो था आह्वान, वो ज़्यादा विश्वसनीय लोगों के बीच में बन चुका और इसलिए उसने परिणाम दिखाए। हालांकि कांग्रेस के अंदर उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में तो अभी भी उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य छाया हुआ है जो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। जबकि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको चुनाव नतीजे आए तो बुरी तरह पिछड़ना पड़ा, क्योंकि न तो कमलनाथ ही और नहीं दिग्विजय सिंह, जो बनते तो ढोंग तो कई बार कर चुके हैं कि वो बड़े सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो दलितों का सम्मेलन कराते थे, डॉक्टर तुलसीराम जी जैसे हम जैसे लोगों की जो गुर्जर दलित बुद्धिजीवी थे, उनको वो हेलीकॉप्टर से बुलवाते थे भोपाल में, और डाइवर्सिफिकेशन
दलितों के लिए डाइवर्सिफिकेशन पे बहस होती थी, लेकिन कुल मिला के उनका वो जो अपनी सामंती वर्ग चरित्र से वो अपने आप को इतना डी क्लास नहीं कर पाए और सामंती वर्ग चेतना कुल मिला के उनकी हावी रही। तो इसलिए राहुल गांधी ने ये जो अपना अभियान शुरू किया था जातिगत जनगणना का, इसको उन्होंने भी मध्य प्रदेश में बल देने का काम या इसको उठाने का, इसके आधार पर पार्टी को नए सिरे से संगठित करने का, लोगों को पार्टी के पक्ष में संगठित करने का ये कोई प्रयास नहीं किया। तो इसलिए एक तरह से एक द्वंद्व में उलझ के और एक विरोधाभास और एक असमंजस में जो उलझ गया, तो उससे पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई और अच्छी हवा होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में शामिल हो गई। और वो न केवल सत्ता पाने से विफल हुई, लेकिन बल्कि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ भी गई। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी डटे रहे, फिर लोकसभा चुनाव में फायदा मिला। इसी मामले में जो उनकी एक प्रतिबद्धता खड़ी होने की वजह से ये था कि समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन हो पाया। अन्य राज्यों की जो ताकतें, द्रमुक ने भी उनको, जैसा वीपी सिंह को प्यार दिया था, उसी तरीके से द्रमुक ने भी राहुल गांधी को प्यार दिया और ये माना कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो वास्तव में उनके दिल के अंदर से वो उसी लाइन को स्वीकार कर चुके हैं। वो पॉलिटिकल लाइन, तो वो समधर्मी पॉलिटिकल लाइन द्रमुक को लगी, उसको पूरी तरह विश्वसनीय लगा, प्रमाणिक लगे राहुल गांधी का, तो उसने भी साथ दिया। तो इस तरीके की जो तमाम सारे क्षेत्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जैसी कुछ दलों को छोड़ के और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ काम कर रही थी, उन तमाम का सहयोग उनको इंडिया गठबंधन बनाने में मिला और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन अपनी दम पर बहुमत आने से रोकने में भारतीय जनता पार्टी को सफल हो गई। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तो अपने आप को पिछले, लेकिन अब ये साबित हो चुका कि वो भले ही हमने ये मान भी लिया कि नहीं, उन्होंने कोई तकनीकी हेरा फेरी करके पिछड़े नहीं बने, वो हो सकता है कि ओरिजिनल पिछड़े हों, लेकिन वो कुल मिला के वो उनकी कोई एक स्वतंत्र पिछड़ा पहचान के रूप में उन्होंने ये मुकाम नहीं पाया। जो राजनीति में का ऊंचा मुकाम उन्होंने पाया है वो वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों की भक्ति से पाया है। तो वो जो है एक मोहरे के तौर पर उनको वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों ने जब ये देखा कि अगर अब हमारे चेहरे से काम नहीं चल पाएगा, हम ही आगे रहेंगे तो नहीं चल पाएगा, तो हमें उसमें उस तरीके की उसी भ्रम पैदा करने के लिए जो वंचित वर्ग है उन्हीं में से एक विभीषण जैसे एक चेहरे की जरूरत है। तो वो नरेंद्र मोदी को लाए। तो नरेंद्र मोदी एक मोहरे की तरह है। तो वो मोहरे का काम क्या है? मोहरे का काम ये कि जो उसको खेल रहा है उसका जो है उसकी फतेह के मुताबिक उसका इस्तेमाल होना, अपने आप को इस्तेमाल होने देना, ये उस मोहरे का काम है। तो वो मोहरा अपना काम कर रहा था। पहली बार तो ठीक ठाक काम किया उन्होंने। एक दो अनुसूचित जाति के राज्यपाल भी तब बनाए जब अखबारों में ये खबर छपने लगी थी कि इतने राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति का कोई नहीं। वहाँ पर केंद्र सरकार में भी 3 बार की केंद्र सरकार में उन्होंने अपनी पार्टी से पिछड़ों और दलितों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। सारे महत्वपूर्ण पद उन्हीं के हाथ में है। वो जो तथाकथित उच्च जाति हैं उन्हीं के हाथ में उन्होंने रखे। तो ये क्या बताता है कि जो एक वर्ण व्यवस्था के चलते जो एक तरह से एक धारणा जबरदस्ती की प्रवेश करा दी गई, एक धारणा जबरदस्ती की आरोपित कर दी गई है कि नहीं ये कि उनकी क्षमताओं पे विश्वास नहीं किया जा सकता दलितों और पिछड़ों की। तो वो हावी रहती है। तो वो जो है जब राजनीतिक समीकरण बनाना होता है तो तब अगर उन्हें इनमें से किसी को आगे लाने की जरूरत महसूस होती है तो वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर इन वर्गों से उन लोगों को लाने का काम करती है जो दीन भावना से बुरी तरह से लाचारी की भावना से ग्रस्त रहते, जिनके पास में अपना कोई मनोबल नहीं होता, अपने वर्ग के साथ में जो अन्याय हुआ है उस अपने वर्ग के उत्थान के लिए वो कोई सशक्त ढंग से आवाज उठा सकें, ऐसा कोई इनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसे लोग केवल कोटे की पूर्ति के लिए कहे जाते हैं और इससे
बजाय वंचित बच्चों के का भला होने के इससे नुकसान होता रहा। उन्होंने कहा कि हमने तो अमुक सर्वोच्च पद पे बिठा दिया एक अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जाति को, लेकिन जब वो खुद ही दास भाव से काम करने का अभ्यस्त है वो, तो मतलब वो जो है वो उनके वो उन अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे करेगा जो उस समाज से उसकी जुड़ी हुई है। और उसकी क्षमताएं भी जब उसने अपने मनोबल से काम नहीं कर पाया, वो उसने एक बहुत ही उसकी दबी हुई भावनाओं के तहत काम कर पाया, तो उसकी क्षमताओं का भी निखार नहीं हो पाया। जो ईश्वर ने हर मनुष्य में जो अंतर्निहित क्षमताएं व्यक्त की वो क्षमताएं तो बाद में सामाजिक वातावरण जैसा होता वैसा और पारिवारिक वातावरण होता, किसी व्यक्ति को उसके मुताबिक वो उन क्षमताओं के विकास करने का अवसर मिल पाता। कुछ लोग बहुत क्षमतावान पैदाइशी तौर पर तो होते हैं, लेकिन उनका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण जो है वो उत्साहजनक नहीं होता, तो वो फिर जो है उनकी प्रतिभा मुरझाल, वो जो उनकी प्रतिभा का जो पौधा है, जो उनकी जो क्षमता का जो बहुत ही एक उदीयमान पौधा है जिसको बहुत ऊंचाई तक जाना चाहिए, वो उसमें उस शुष्कता में पारिवारिक जीवन की कठिनाई की जो कठिनाई का जो पर्याय जो शुष्कता है, जो सामाजिक जीवन की उसकी कठिनाई है, उसका पर्याय जो शुष्कता है, उस शुष्कता के चपेट में आके और वो समय से पहले मुरझा जाता है। और फिर ये कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए कोटे के नाते कृपा करने, हमने तो कृपा कर दी, इनको बनाया था, लेकिन इनमें तो क्षमता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें। तो हमें फिर एक ये बोध कराने के लिए ये दावा करने का फिर एक आधार मिल जाता उन वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों को, ये इसके लिए आधार मिल जाता है कि इनमें वंचित जातियों में क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं होती, ईश्वर नहीं है, इनको क्षमता नहीं दी, इनको प्रतिभा नहीं दी है, तो हम क्या करें। ये तो अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने पाप किए थे उस पाप की सजा भोग रहे हैं, और इसमें ये इनके लिए तो यही अभीष्ट है कि ये इस जन्म में सेवा के कार्य तक सीमित रखें अपने को, और बहुत ही वो सेवा जो है पूरी निष्ठा के साथ करें, ताकि इनका अगले जन्म तक उत्थान हो सके। तो इस लीग पर चलने का काम हो रहा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस हवा को बदल दिया। वो जो भक्ति भावना की कालीन के नीचे जो उनकी अधिकार भावना जो सुसुप्तावस्था में चली गई थी, उसमें नीचे दब के उसके बोझ के नीचे दब के भक्ति भावना के नीचे वो